नदी किनारे एक छोटी सी गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन सावित्री और छोटी बहन काव्या। दोनों की शादी एक ही गांव में हुई थी, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। भाग्य ने दोनों बहनों के जीवन को ऐसी अलग-अलग परिस्थितियों में ढाल दिया था, जहां एक के हिस्से में सुख था तो दूसरी के हिस्से में संघर्ष। काव्या की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई थी। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़े-बड़े कमरे, नौकर चाकर और हर रोज तरह-तरह के पकवान। दूसरी तरफ सावित्री की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके नसीब में बस एक छोटी सी टूटी-फूटी झोपड़ी थी। सावित्री का पति कई महीनों से बीमार पड़ा था। घर में खाने के लिए राशन और दवाइयों के लिए पैसे जुटाना सावित्री के लिए कठिनाइयों से कम नहीं था। एक दिन छोटा सा तीतू अपनी माँ के पास आकर रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हे भगवान, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। ये कैसी विपदा है प्रभु। तीतू भूख से बिलख रहा है, अब मैं उसे क्या खिलाऊं? वो वापस आई, एक लोटा पानी लाकर बोली, बेटा, पहले ये पानी पी लो, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। तीतू मासूम था, उसने पानी पी लिया। फिर सावित्री उसे थपकी देते हुए बोली, सो जा बेटा, सुबह तेरे लिए अच्छा खाना लाऊंगी। तीतू धीरे धीरे सो गया, लेकिन सावित्री पूरी रात जागती रही। कल मैं छोटी बहन काव्या के पास जाऊंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। वे लोग धनी हैं और मेरी बहन मेरी मदद जरूर करेगी। अगली सुबह सावित्री जल्दी उठी। घर के सारे कामकाज संभालकर वो अपनी बहन काव्या से मिलने के लिए निकल पड़ी। वो काव्या के बड़े से घर के सामने पहुंची। काव्या दरवाजे पर ही मिल गई। अरे, कैसी हो सावित्री? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक नहीं हूँ बहन, मुझे तुमसे मदद चाहिए। मेरे पति बीमार हैं, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। हम कई दिनों से भूखे हैं। अगर थोड़ी मदद कर देती तो मैं ये उपकार कभी नहीं भूलती। देखो सावित्री, मैं ऐसे पैसे वैसे नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम मेरे घर में काम कर दो, सफाई, बर्तन, रसोई, तो बदले में मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वैसे भी मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी। सावित्री का चेहरा मायूस हो गया, लेकिन गरीबी के कारण वो मजबूर थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बहन, मैं काम कर लूंगी। अगली सुबह सावित्री घर के काम जल्दी निपटाकर काव्या के घर पहुंची। अरे अरे दीदी, तुम तो पहले ही दिन इतनी देर से आ गई। देखो ना काव्या, मेरे बच्चे की हालत बिगड़ गई है। कल रात से उसे बुखार है। पहले ही दिन इतना अच्छा बहाना। देखो बहन, काम करना है तो समय पर आओ और काम खत्म करो, नहीं तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू का अनाज नहीं है जो मैं सब में बांटती फिरूं। ये सुनकर सावित्री का मन भारी हो जाता है। फिर भी वो कहती है, बहन काव्या, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं तीतू के लिए दवाइयाँ ले जाती। नहीं नहीं बहन, मेरे पास इतना धन कहाँ कि मैं गरीबों में बांट दूं। और वैसे भी एक गरीब मर भी जाए तो क्या ही हो जाएगा। चुपचाप काम करो और बदले में खाना ले जाओ। सावित्री चुपचाप अपने काम में लग जाती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, सब काम पूरा करने के बाद जैसे ही वो घर के लिए निकलती है, तभी काव्या उसे रोककर कहती है, अरे रुको बहन, ये ले जाओ, इसमें बासी रोटी और सब्जी है। मेरे घर में कौन ही खाएगा, तुम अपने गरीब पति और बेटे को खिला देना। लाचार सावित्री चुपचाप वो थैली ले लेती है और वो घर की ओर रवाना होती है। घर पहुंचते ही तीतू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो खाना मिलेगा ना? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ तो लाई होगी ना माँ मेरे लिए? हाँ बेटा, मौसी ने तुम्हारे लिए गरम रोटी और सब्जी भेजी है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। और देखना, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। अगली सुबह सावित्री घर के कामकाज निपटाकर अपनी बहन काव्या के घर पहुंची और काम में लग गई। सावित्री हर रोज काव्या के घर का काम करती और कड़ी मेहनत के बाद भी काव्या अपनी बहन सावित्री को बासी या खराब खाना ही देती। एक दिन सुबह, माँ, आज मेरा जन्मदिन है ना? आज तुम मौसी से कहना, वो जरूर मेरे लिए पकवान और खेलने के लिए तोहफे भेजेंगी। बेटा, तेरी मौसी जरूर तेरे लिए तोहफे भेजती, लेकिन क्या माँ? आज तो मेरा जन्मदिन है और मेरे सभी दोस्तों को जन्मदिन पर तोहफे मिलते हैं, पकवान मिलते हैं। फिर मुझे क्यों नहीं माँ? तुम कहना मौसी से, वो जरूर कुछ देंगी। ठीक है बेटा, मैं जरूर कुछ लाऊंगी। बहन, आज मैंने सारा काम जल्दी खत्म कर दिया है। आज मेरे बेटे तीतू का जन्मदिन है, तो उसके लिए कुछ दे देती, या तुम्हारे बच्चों के टूटे फूटे खिलौने ही दे देती तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाता।
अरे दीदी, गरीबों का भी कोई जन्मदिन होता है भला? ये लो, इसमें सुबह की बनी कुछ रोटियां हैं और कल की बासी सब्जी भी है। ले जाओ और तीतू को दे देना, वो खुश हो जाएगा। लेकिन काव्या। बस दीदी, यूं रोज रोज की किचकिच मुझसे नहीं सहा जाता। अगर काम नहीं करना तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री चुपचाप पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते वो थक जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मायूसी से कहती है, हे प्रभु, आपको तो मेरी स्थिति देखकर हंसी आ रही होगी ना। अब मैं तीतू को क्या बोलूंगी? कैसे जाऊं अपने बच्चे के पास? ये गरीबी अब सहा नहीं जाता प्रभु। और ये बासी रोटे सब्जी, क्या आज भी मैं अपने बच्चे को यही खिलाऊं? ये आप ही खा लो। ये कहकर सावित्री वहां से उठती है और जैसे ही आगे बढ़ती है, उस बरगद के पेड़ से हल्की सी रोशनी चमकती है और पोटली गायब हो जाती है। सावित्री घर पहुंचती है और अपने बच्चे को देखकर कहती है, बेटा, आज सो जाओ, मैं पक्का कल तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी। माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? देखो माँ, मैंने तो बस एक खिलौना और पकवान मांगा था और तुमने मेरे लिए ये सब भिजवाया है ना माँ? घर के एक कोने में खिलौने, अच्छे अच्छे पकवान और घड़ों में भरा धन देखकर सावित्री चौंक जाती है। तीतू, ये सब किसने दिया बेटा? तभी उसकी नजर अपने पति पर पड़ती है। अरे, आप खड़े क्यों हैं जी? आपका शरीर अस्वस्थ है, आप आराम कीजिए। नहीं सावित्री, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि सावित्री ने मुझे भूखे समय में खाना खिलाया था और ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने मुझे एक दवाई भी दी जिसे पीते ही मैं स्वस्थ हो उठा। सावित्री को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसे सारी बातें याद आती हैं। उसने बरगद के पेड़ के पास काव्या की दी हुई बासी रोटी और सब्जी की पोटली रखती थी। वो समझ जाती है कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि कोई देवता थे जो वट वृक्ष के रूप में आए थे। सावित्री मन ही मन प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अब सावित्री और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास अच्छा घर था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे और नौकर चाकर भी थे जो घर के सारे काम संभालते थे। फिर अचानक एक दिन, बहन सावित्री, कहाँ हो तुम? अरे बहन काव्या, कैसे आना हुआ? काव्या मायूसी से बोली, सावित्री, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा और उसमें हमारा घर तक छिन गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे अपने घर काम पर रख लो। बस 2 वक्त की रोटी ही मेरे लिए अमृत होगी। अरे नहीं बहन, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अपनी ही बहन से नौकरानी का काम करवाना ठीक नहीं है। तुम मेरे घर से खाना और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले जाया करो। नहीं नहीं बहन, मैं काम करूंगी और बदले में तुम मेरी मदद कर देना। सावित्री एक नेक दिल इंसान थी। उसने अपनी बहन को मुसीबत में देखकर उसकी बात मान ली। लेकिन सावित्री इस बात से अनजान थी कि उसकी बहन ये सब पैसों के लालच में कर रही थी। वो अपनी बहन के रातों रात अमीर होने का पीछे का राज जानना चाहती थी, ताकि वो अपनी बहन से भी ज्यादा अमीर बन सके। काव्या सावित्री के घर का काम करके जब लौटने लगी तो बोली, दीदी, मैंने सब काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। तभी सावित्री ने कहा, रुको बहन, आज कुछ लड्डू और पकवान बचे हैं, उन्हें ले जाओ। ये गरम गरम पकवान अपने बच्चों को खिलाना, वे खुश हो जाएंगे। काव्या मन ही मन सोचने लगी, तुम्हारे घर का खाना खाएं मेरे दुश्मन। मैं तो तुम्हारा राज जानने यहाँ काम कर रही हूँ, ताकि मैं और अमीर बन सकूं। किसी तरह तुमसे राज उगलवाना पड़ेगा दीदी। वो घर जाकर अपने पति के पास बैठी। अरे काव्या, तुम भला नौकरों वाला काम क्यों कर रही हो? और ये सब नाटक क्यों? हमारे पास तो बहुत धन है, कोई परेशानी भी नहीं है। याद है उस दिन वो अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए कुछ पकवान और टूटे फूटे खिलौने मांग रही थी? मैंने उसे भगा दिया था, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि अगले ही दिन उसके पास इतना धन आ गया कि उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। एक नौकरानी अचानक मालकिन बन गई। पति के चेहरे पर लालच साफ झलकने लगा। उसने भी राज जानने के लिए ये नाटक जारी रखने की हामी भर दी। अगले दिन काव्या देर से काम पर पहुंची। अरे आओ काव्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पकवान बनाए हैं। याद है, आज ही के दिन बाबा ने मुझे गोद लिया था और मैं अनाथ से एक परिवार में खुशी खुशी रहने लगी थी। काव्या मन ही मन बोली, ठीक है दीदी, लेकिन आज ही के दिन मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। आज किसी तरह तुम्हारे मुंह से राज उगलवा ही लूंगी।
वो मीठी मीठी बातें करके सावित्री को फंसाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं आपसे कितना बुरा व्यवहार करती थी। जब आप मेरे घर काम करती थी तो मैं आपको बासी खाना देती थी और डांटती भी थी, लेकिन आप मेरे लिए इतने पकवान बनाती हैं, मुझे अपने साथ बैठाकर प्यार देती हैं। कोई बात नहीं बहन, तुम मेरी छोटी हो और छोटों की गलतियों को माफ करना बड़ों का कर्तव्य होता है। लेकिन दीदी, जब आपने मुझसे खिलौने और पकवान मांगे थे और मैंने मना कर दिया था, तो अचानक आपके पास इतना धन कैसे आ गया? सावित्री भोलेपन में सारी बात बता देती है कि उसे ये धन बरगद के पेड़ के पास से मिला। काव्या तुरंत घर जाकर अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैंने राज पता लगा लिया है। वो भोली सावित्री मुझे सब बता गई। चलो हम भी उस बरगद के पेड़ के पास चलते हैं, हमें भी बहुत सारा धन चाहिए। उस सावित्री को उसकी औकात दिखानी है। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं और काव्या जोर जोर से कहती है, हे वटदेव, मुझे धन चाहिए, कृपया मुझे धन दो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वो फिर चिल्लाती है, हे वटदेव, प्रकट हो जाओ, हमें भी सावित्री की तरह धनवान बना दो। तभी पेड़ से एक चमक निकलती है और आवाज आती है, मूर्ख स्त्री, तुम्हारे पास धन होते हुए भी इंसानियत की कमी है। तुम्हारा लालच तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तुमने सावित्री को सताया और अब उसे धोखा दे रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा सारा धन मिट्टी बन जाए और तुम्हारा महल मिट्टी की झोपड़ी में बदल जाए। इतना कहते ही रोशनी गायब हो जाती है। जब काव्या और उसका पति घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका महल एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका है और धन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। लालची औरत, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई और इसका कारण तुम हो। इस तरह लालच के कारण उनका सारा धन मिट्टी में मिल गया। इसलिए कहा जाता है, लालच बुरी बला है।